नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने इससे पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ाया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1, जिसमें आपने देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने हमारे अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल हमारा 1 से लेकर 4 तक आता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हमारा आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। और आज हमें पढ़ना है नागरिकता। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है नागरिकता। ये हमारा भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज हमें नागरिकता पढ़ना है। नागरिकता हमारा भाग 2 के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और नागरिकता में हमारे संविधान के अनुच्छेद कितने होते हैं? हमारे अनुच्छेद होते हैं उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे संविधान के भाग 2 नागरिकता में मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। देखिए, एक होता है नागरिक और एक होता है व्यक्ति। आप लोगों को मैं इन दोनों में अंतर बताऊंगा सबसे पहले कि नागरिक हमारा कौन कहलाता है और व्यक्ति हमारा कौन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, नागरिक हमारा क्या होता है? जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी नागरिक किसी देश का, जिसे नागरिकता प्राप्त होगी, उसे उस देश के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस देश के संवैधानिक और राजनीतिक, मतलब जो भी कानूनी तौर तरीके होंगे वो वहां के प्राप्त होंगे। उसे राजनीतिक तौर तरीके क्या होते हैं? उसे वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, इलेक्शन लड़ सकता है वहां से, उस देश से वो, तो वह हमारा कौन होता है? वह हमारा एक नागरिक कहलाता है। व्यक्ति की देखिए, अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति किसी भी देश का हो सकता है। पूरे विश्व में जितने भी हैं एक दूसरे के लिए वो सब व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी अदर कंट्री की बात करता हूं तो मैं उस जैसे लगाइए मैं किसी भी अदर देश में रहता हूं तो मैं उसके लिए क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, अगर कोई वहां का व्यक्ति, किसी अदर देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वह यहाँ का व्यक्ति कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, तो मैं भारत का नागरिक कहलाया। क्यों? क्योंकि मुझे भारत के सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, और जो भी कानूनी तौर तरीके हैं, सब मुझे प्राप्त हैं। मैं भारत में वोट भी कर सकता हूँ, इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, बशर्ते संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए, नागरिकता हमारी कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है और कितने प्रकार से हमें नागरिकता छीनी जा सकती है। तो देखिए, हम यही देखते हैं। देखिए, नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता हमारे प्राप्त करने के अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के हमारे अधिकार जो हैं, हम 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए, पहले अधिकार की बात करते हैं हम जन्म के द्वारा, दूसरा हमारा वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, और चौथा है हमारा देशीकरण द्वारा, पांचवा है हमारा अर्जित भूभाग द्वारा। इनके माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भारत के नागरिक कहला सकते हैं। और देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत की नागरिकता हमसे किस तरीके से छीनी जा सकती है। ठीक है, तो यह हमारे भारत की नागरिकता छीनने के अधिकार है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। ठीक है, स्वयं परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनना, या 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर। ठीक है, ये हमारे नागरिकता छीनने के अधिकार हैं और ये हमारे नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार हैं। इन्हीं को देखते हुए हम जानेंगे कि एक नागरिक के लिए क्या क्या चीज होनी अनिवार्य है अगर कोई किसी देश का नागरिक है तब। ठीक है, देखिए, इसी पर देखते हैं हम जन्म द्वारा। ये हमारा पहला टॉपिक है, जन्म द्वारा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 तक भारत में हुआ है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म आपने देखा होगा 26 जनवरी 1950 तक हो रखा है, तो वो कौन कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ या बंटवारे से अगर पहले हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति का जन्म, तो फिर उसे वहां की नागरिकता लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तभी वह भारत का नागरिक कहला सकता है या बन सकता है, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये हमारा जन्म द्वारा हो गया। फिर हमारा वंश परंपरा द्वारा। अगर देखिए, हम वंश परंपरा की बात करते हैं, वंश परंपरा में वह व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता ले सकता है जिसके माता पिता, दादा दादी किसी भी एक में से भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो वह भारत का नागरिकता ले सकता है। या अगर ऐसा लगा लीजिए आप किसी दूसरे देश में रहते हैं,
और वहाँ किसी बच्चे का जन्म हो जाए, मतलब एक मूल निवासी होते हैं ऐसे, तो किसी देश में बाहर जाकर किसी भी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा है वहाँ जन्मे और उन्हें वहाँ की नागरिकता मतलब मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन वह भारत का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। वंश परंपरा के अनुसार यदि उसके माता पिता या दादी दादा में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। देखिए पंजीकरण द्वारा, अगर हम पंजीकरण की बात करते हैं तो पंजीकरण में हमारा दिया जाता है कि वह व्यक्ति जो विदेश में रहता हो, मतलब जो विदेश का व्यक्ति भारत में रहता हो और भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, उसे समझना जानता हो, ठीक है, तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसे मतलब किसी प्रकार की रोक टोक या आपत्ति नहीं लगाई जा सकती अगर पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, वह व्यक्ति जो विदेश का हो लेकिन 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो और भारत की 22 भाषाएं, भारत की 22 भाषा किसी भी एक में लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो और अच्छे से बोलना जानता हो, ठीक है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर देखिए हम देशीकरण की बात करते हैं तो देशीकरण में भी हमारा यही आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता हो लेकिन उसकी भारत में रहने की जो अवधि है 12 वर्ष है, ठीक है, उसकी भारत में अवधि कितनी है, सॉरी 12 वर्ष है उसकी भारत में रहने की अवधि, 12 वर्ष से भारत में रहता हो लेकिन शर्त उसकी है उसने किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, मतलब ऐसा कह सकते हैं वह किसी भी काम के सिलसिले में भारत आया हो, काम के सिलसिले में भारत आया, भारत आने के पश्चात ज़्यादा टाइम उसका व्यतीत हो गया, काफ़ी टाइम व्यतीत होने के पश्चात उसका ऐसे कह सकते हैं कि भारत के उसे राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और जो भारत की एक कल्चर है वह अच्छा लगा और उसने यहीं पर रहने का निश्चय कर लिया कि मुझे भारत में ही रहना है, तो वह देशीकरण द्वारा वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बशर्ते उसने भारत की किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, ठीक है, उसने किसी भारत की विधि का उल्लंघन नहीं किया हो तब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए अर्जित भूभाग द्वारा, एक पॉइंट हमारा यह है अर्जित भूभाग द्वारा, इसका मतलब क्या है अर्जित भूभाग द्वारा, देखिए अच्छे से, अर्जित भूभाग द्वारा क्या है, मतलब भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण किया, ठीक है, किसी भी देश पर आक्रमण किया और उसका जो भी हिस्सा भारत ने विजित किया, मतलब जो भी हिस्सा भारत ने जीता वह भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया और जब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आया तो उसमें भारत ने उसमें जितने भी रहने वाले नागरिक होंगे, जो भी भारत के अंतर्गत आए विजित किए हुए क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिक उसमें आए वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भारत के ही नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा हुआ एक मुद्दा कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र भारत का बांग्लादेश के अधीन चला गया और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र भारत के अधीन आ गया, ठीक है, और कुछ भारत का बांग्लादेश के अधीन चला गया। तो उसमें देखिए हुआ क्या था, जो भी भारत के नागरिक थे, जो भारत के नागरिक थे आपने देखा होगा, तो वो कहाँ चले गए, वह चले गए बांग्लादेश के जो भी भूभाग गया उसमें चले गए और जो भी भूभाग भारत ने मिला भारत को बांग्लादेश का, जो उसकी नागरिक थे वो भारत की नागरिकता में आ गए, ठीक है, ये हमारा अर्जित भूभाग द्वारा हो गया। अब देखते हैं किसी भी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, ठीक है, मतलब नागरिकता छीनने के अधिकार, भारत का संविधान कुछ एक ऐसा संविधान है, मतलब किसी भी देश के संविधान के बारे में हम बोल सकते हैं कि अगर आप अपने देश के संविधान के विपरीत जाते हैं, ठीक है, उसका उल्लंघन करते हैं संविधान का, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है। देखिए इसी पर देखते हैं हम, किसी भी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर अगर आपने बिना बताए भारत से हट करके किसी अन्य देश की, बांग्लादेश हुआ चाहे पाकिस्तान, ब्रिटेन हुआ, यूएसए हुआ, किसी भी देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उससे आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बताना जरूरी है। अगर आप बता देते हैं तो उसमें कुछ समय का टाइम दिया जाता है कि वहां आप देख सकते हैं, वहां की परंपरा देख सकते हैं, आपको वहां के रूल रेगुलेशन क्या है, आप उन चीज को समझ सकते हैं, उसके बाद भारत की नागरिकता छीन जाती है, ठीक है, जब आपकी वहां नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आप बिना बताए भारत की नागरिकता त्याग करके और उस देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उसमें भारत फिर कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपके साथ वहां कुछ दुर्घटना हो जाती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें ना ही भारत कुछ कर सकता है, ठीक है, तो इससे आपकी नागरिकता छिन जाती है। अगर देखिए हम बात करते हैं स्वयं परित्याग करने पर, अगर आपने स्वयं भारत की नागरिकता का परित्याग किया
और परित्याग करने के पश्चात किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली है, तब भी आपको भारत के जो भी अधिकार हैं उनसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो फिर उसमें भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, आपने ये देखा भी होगा। ठीक है, अगर देखते हैं सरकार द्वारा नागरिकता छीनना। अगर सरकार द्वारा नागरिकता छीनना, आपने किसी भी विधि का उल्लंघन किया हो, मतलब गैर संवैधानिक कार्य आप कर रहे हैं भारत में रह करके, तो उससे भी भारत का गृह मंत्रालय है आपकी नागरिकता छीन सकता है। ठीक है, हमें नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय हमें नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, इसी के बाद हमारा टॉपिक आता है 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर। यदि आपने ऐसा लगा लीजिए, आप एक मिनट जा रही है, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर। यदि आप भारत को बिना बताए, भारत के गृह मंत्रालय में बिना सूचित किए, और आप 7 वर्ष से अधिक आपको बाहर रह रहे हैं किसी भी देश में, तो देखिए कुछ ना कुछ तो घालमोल है। आप गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं वहां पर, आतंकवादी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी आपकी जो नागरिकता है वह समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे अधिकार थे नागरिकता छीनने के। 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर, अगर आप 7 वर्ष से भारत से बिना बताए बाहर रह रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनना, अगर आपने किसी भी भारत के संविधान की विधि का उल्लंघन किया है, तब आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। स्वयं परित्याग करने पर, अगर आपने स्वयं भारत की नागरिकता का परित्याग किया है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है, और वहां पर अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, तो उसका भारत मतलब जिम्मेदार नहीं होगा और कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा उस देश के खिलाफ। यही है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, यही सिस्टम इसमें है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार जन्म द्वारा, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 तक भारत में हुआ है, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर करते हैं वंश परंपरा द्वारा, अभी मैंने बताया आपको कि आपके माता पिता दादा दादी में से किसी एक मतलब भारत में रहे हो, और आपका जन्म अगर किसी अन्य देश में भी हुआ हो, तब भी आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आपको अधिकार है और आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा, अगर आप पंजीकरण की बात करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में 7 वर्ष से रह रहा हो, ठीक है, और भारत की 22 भाषाओं का ज्ञान उसे हो, भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानना लिखना जानता हो, बोलना जानता हो, ठीक है, और उसे समझना जानता हो, तब भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर देखिए हम बात करते हैं देशीकरण द्वारा, तो देशीकरण द्वारा वह व्यक्ति जो भारत में 12 वर्ष से रह रहा हो और किसी कार्य के सिलसिले में भारत आया हुआ हो, ठीक है, किसी भी काम के सिलसिले में, मतलब ऐसा लगा ली जो विदेशी कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा पुल वगैरह बनाती हैं, ठीक है, या बड़े बड़े हाईवेज का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है विदेशी कंपनी। ठीक है, उस सिलसिले में अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आया है और उसके आने के पश्चात उसे भारत का जो कानूनी अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, और भारत की प्रकृति और भारत का बोलचाल का ढंग और रहन सहन अच्छा लगा, और अगर वो चाहता है कि मैं भारत मैं भी रहना चाहता हूं, तो उसे बेशक भारत की नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि उसने भारत में रहकर किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, संविधान के खिलाफ ना गया हो, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने बताया आपको अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग हमारा क्या होता है? देखिए, भारत ने किसी भी अदर देश पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात उसका जितना भी विजित एरिया था, जीता हुआ एरिया था, भारत के वो अंतर्गत आ गया, और जो भी जीता हुआ एरिया था उसके अंतर्गत जितने भी उस देश के व्यक्ति थे, ठीक है, वह भारत में आ गए। लेकिन जब भारत में आ गए तो फिर वह भी भारत के नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करा दी जाएगी। तो देखिए अब मैं इसमें पढ़ना क्या है, नागरिकता है। नागरिकता के अंतर्गत हमें आर्टिकल 5 से 11 तक ये हमें जानना है कि आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 8 में क्या है, इस तरह से हमें जानना है। ठीक है, और अपनी इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से देखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर हम अनुच्छेद भी लेते हैं तो, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसी के कारण हम इतनी अपनी क्लास रखते हैं आज।
और आपसे यही है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।